हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का किरोश एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो जल्दी से जुड़ जाइए। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट ओबीजी के एमसीक्यू जो प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर में आए हुए हैं और टॉपिक वाइज हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो सारे एमसीक्यू आपके ओबीजी के हम कवर कर लेंगे और बहुत सारे एमसीक्यू, बहुत सारे टॉपिक ऑलरेडी हम कवर अप कर चुके हैं। यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आपका चल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और भी बच्चे जो है वो हमसे कनेक्ट हो जाए। सो एक बार फिर से गुड इवनिंग सभी को। चलिए शुरू करते हैं हम हमारे इस एमसीक्यू की क्लास को। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आएगा कि देयर आर डैश फीटल सर्कुलेटरी शंट। फीटल सर्कुलेशन में कितने शंट होते हैं ये पूछा गया है। 4, 3, 5 या 6। आंसर करिए फटाफट, क्या राइट आंसर रहेगा। क्लास को शेयर करना है और साथ में आंसर भी करते रहना है। व्हाट इज द करेक्ट वन। चलिए आंसर कीजिए, क्या राइट आंसर रहेगा। यस, वेरी गुड। तो देखिए यहाँ पे फीटल सर्कुलेशन की बात हो रही है। तो कितने शंट होते हैं फीटल सर्कुलेशन में, तो देख लीजिए आप। फीटल सर्कुलेशन में जो प्लेसेंटा से जो लेकर जाता है अम्लाइकल वेन जो होती है, वो प्लेसेंटा से अपना ब्लड जो है, अपना ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो फीटस की तरफ लेकर जाती है। ठीक है, फीटस की तरफ लेकर जाती है तो वो क्या करती है, लीवर तक पहुंचती है। वहां पे आता है डक्टस विनोसस। कहां से होके गुजरती है, तो डक्टस विनोसस। एक तो ये शंट हो गया। दूसरा शंट यहां पर कौन सा होता है कि ये लंग्स को बायपास करती है। ठीक है, लंग्स को बायपास करती है। आपको पता है पल्मोनरी आर्टरी और अयोटा एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है। कहां पे, पल्मोनरी आर्टरी अयोटा से क्यों कनेक्टेड रहती है, क्योंकि ये लंग्स को बायपास करती है। क्योंकि फीटल सर्कुलेशन में लंग्स जो रहते हैं वो काम नहीं करते हैं, नॉन फंक्शनल रहते हैं, इसीलिए लंग्स को बायपास करने के। बाकी नॉर्मल एडल्ट सर्कुलेशन में आपको पता है कि जैसे ही ये हार्ट है, ठीक है, हार्ट के 4 चैम्बर हो गए, उन चैम्बर से यहाँ पे जो राइट वेंट्रिकल वाला पार्ट है, यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी निकलती है और ये पल्मोनरी आर्टरी कहाँ पे जाती है, लंग्स के पास जाती है। लंग्स में प्योरीफाई या ऑक्सीजन का आदान प्रदान होने के बाद में वापस से ये पल्मोनरी वेन जो है वो अपना ब्लड कहाँ पे डालती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में डालती है। क्लियर है। लेकिन फीटल सर्कुलेशन जो होता है इसके अंदर क्या होता है, क्योंकि लंग्स तो इमेच्योर होते हैं, लंग्स नॉन फंक्शनल रहते हैं, तो लंग्स तो काम करते नहीं है। इस वजह से यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही प्लेसेंटा के थ्रू, ठीक है, प्लेसेंटा के थ्रू जैसे ही ब्लड जो है वो आया, लीवर को बाईपास किया, क्योंकि लीवर को जो है वो वहां से डक्टस विनोसस बना और डक्टस विनोसस के थ्रू जो ब्लड है वो सबसे पहले कहां पे जाएगा, यहां से जाएगा राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम से आपको पता है कि इन दोनों के बीच में रहता है फोरामेन ओवल, तो यहां से ब्लड कहां पे, यहां पे जाएगा। तो एक दूसरा शंट हुआ यहां पे, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोरामेन ओवल। फोरामेन ओवल, क्लियर है। और उसके बाद में यहां से फिर पल्मोनरी आर्टरी निकलती है। अब ये पल्मोनरी आर्टरी नॉर्मल सर्कुलेशन में तो लंग्स के पास जाती है, ठीक है, लंग्स के पास जाती है क्योंकि लंग्स फंक्शनल रहते हैं, लेकिन फीटल सर्कुलेशन में लंग्स नॉन फंक्शनल रहते हैं, इस वजह से यहां नहीं जाती है। ये पल्मोनरी आर्टरी जो रहती है वो डायरेक्ट कनेक्टेड रहती है किसके किसके थ्रू, अयोटा, जो सबसे बड़ी आर्टरी है अयोटा, वहां से कनेक्टेड रहती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डक्टस आर्टरियोसस। क्या बोलते हैं, डक्टस आर्टरियोसस। इन दोनों के बीच में जो शंट बनता है उसको क्या बोलते हैं, डक्टस आर्टरियोसस। तो यहाँ पे टोटल 3 शंट हुए, 3 यहाँ पे 3 करेक्ट आंसर आपका बनेगा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मूव टू नेक्स्ट वन, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छे जिन्होंने भी आंसर किया था 3। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर द फीटल सर्कुलेशन फ्रॉम अम्लाइकल वेन वाया डक्टस विनोसस, डक्टस आर्टरियोसस, इंट्राहेपेटिक वेन या इंट्राहेपेटिक आर्टरी। आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा। पूछा गया है
ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर द फीटल सर्कुलेशन फ्रॉम अम्बिलिकल वेन वाया। अभी मैंने बताया कि प्लेसेंटा से, क्योंकि लंग्स नॉन फंक्शनल रहते हैं, क्यों? क्योंकि लंग्स का काम कौन करता है? प्लेसेंटा कर रही है। जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो करना होता है, प्योर करना होता है, ऑक्सीजन भरनी होती है, वो सारा काम कौन करता है? प्लेसेंटा का काम होता है। और वहां से प्लेसेंटा से अम्बिलिकल वेन जो कि प्योर 80% ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर कहां पे जाती है? फीटल सर्कुलेशन के अंदर एंटर करती है। ठीक है, तो फीटल सर्कुलेशन में जब वो एंटर करती है, क्लियर है, उसके बाद में लीवर को बायपास करने के बाद में वो कहां पे जाती है? कहां पे वो शंट बनता है, उसको क्या बोलते हैं? जब वो सुपीरियर वेना केवा के थ्रू जाती है ना, इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, तो इंफीरियर लीवर को बायपास करके फिर वो इंफीरियर वेना केवा के थ्रू कहां पे जाएगी? फिर राइट एट्रियम में जाती है। क्लियर है, तो ये जो प्रोसेस होता है, तो लीवर को बायपास करने के बाद में क्या बनता है? तो डक्टस वीनोसस। क्लियर है, तो यहां पे राइट आंसर हमारा क्या बनेगा? करेक्ट आंसर क्या रहेगा यहां पे? डक्टस वीनोसस इज द करेक्ट आंसर। ए राइट आंसर यहां पे रहेगा कि सबसे पहला जो शंट होता है ब्लड ऑक्सीजनेटेड, यानी कि जस्ट फॉर एग्जांपल ये प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा के थ्रू निकली कौन सी? अम्बिलिकल वेन। ये अम्बिलिकल वेन जो है वो कहां पे जाएगी? लीवर के पास जाती है। लीवर को जरूरत इतना नहीं होता, जितना जरूरत होता उतना ले लेता है, फिर ये बायपास कर देता है। ये बायपास करने के बाद में ये अम्बिलिकल वेन जो रहती है इंफीरियर वेना केवा के थ्रू जाती है, तो यहाँ पे क्या? एक शंट बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं? डक्टस वीनोसस। क्लियर है, क्योंकि इंफीरियर वेना केवा अम्बिलिकल वेन यहाँ पे आती है, तो ये शंट बना, तो डक्टस वीनोसस। अब यहां से लीवर के पास गया, उसके बाद में ये कहां पे जाएगा? सीधा हार्ट में जाता है, राइट एट्रियम में। ठीक है, राइट एट्रियम में आया। राइट एट्रियम और आपके लेफ्ट एट्रियम जो रहता है, इनके बीच में रहता है फोरामेन ओवल। क्लियर है, फोरामेन ओवल रहता है। अब ये फोरामेन ओवल फिर यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल्व, और यहां से निकलती है पल्मोनरी आर्टरी। क्या निकलती है? पल्मोनरी आर्टरी। अब ये पल्मोनरी आर्टरी जो जाएगी लंग्स के पास में, लेकिन लंग्स को तो कुछ चाहिए ही नहीं, क्योंकि लंग्स तो नॉन फंक्शनल है। तो यहां से फिर क्या बनता है? पल्मोनरी आर्टरी और अयोटा के बीच में, जो पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करती है, अयोटा, इन दोनों के बीच में एक शंट रहता है, दोनों मिक्स करती है, दैट इज कॉल्ड डक्टस आर्टरियोसस। क्लियर है, और ये जितने भी शंट है वो एडल्ट सर्कुलेशन में नहीं रहते हैं, ये एडल्ट सर्कुलेशन में एट द टाइम ऑफ बर्थ क्लोज हो जाने चाहिए। अगर ये नहीं होते हैं क्लोज, तो ये एबनॉर्मेलिटी पैदा करते हैं फिर। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है अबाउट फीटल सर्कुलेशन। तो सबसे पहला शंट कौन सा होता है? दैट इज डक्टस वीनोसस। ए करेक्ट आंसर यहां पे आपका बनेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द एक्सेसरी इन स्ट्रक्चर इन द फीटल सर्कुलेशन विच कनेक्ट द अम्बिलिकल वेन टू द इंफीरियर वेना केवा इज कॉल्ड। आंसर करिएगा, पूछा क्या गया है, देखिए। The accessory structure in fetal circulation which connect the umbilical vein to the inferior vena cava is called foramen ovale, ligamentum venosum, ductus venosum या ductus arteriosus। Very good question। फटाफट आंसर करेंगे, क्या राइट आंसर यहां पे बनेगा। और अभी मैंने आपको बताया कि अम्बिलिकल वेन कहां से कनेक्ट होती है, तो लीवर को देने के बाद में फिर अम्बिलिकल वेन जो रहती है वो कनेक्ट होती है कहां पे? इंफीरियर वेना केवा के थ्रू, जो कि लोअर बॉडी का ब्लड जो है वो लेकर जाती है किसके पास में? हार्ट के पास में। तो उससे कनेक्ट होती है और वहीं पे शंट बनता है, दैट इज कॉल्ड डक्टस वीनोसस। अभी बताया था मैंने, तो यहाँ पे सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर बनेगा। एम्स रायपुर में ये क्वेश्चन आया हुआ है और कई बार एग्जामों में ये क्वेश्चन मैंने खुद ने देखा है। नेक्स्ट, एन एक्सेसरी स्ट्रक्चर इन द फीटल सर्कुलेशन व्हिच इज एन ओपनिंग बिटवीन राइट एंड लेफ्ट एट्रियम। वेरी इजी क्वेश्चन। फीटल सर्कुलेशन को एक बार आपने समझ लिया, जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं अभी, बस उतना समझ लीजिए, आपके क्वेश्चन राइट होंगे फीटल सर्कुलेशन से रिलेटेड। ठीक है, चलिए आंसर करिएगा। पूछा गया है एक्सेसरी स्ट्रक्चर जो राइट और लेफ्ट एट्रियम के बीच में रहता है। अभी हमने पढ़ा था, ये हार्ट हो गया फीटस का, ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड दैट इज बाइकस्पिड वॉल्व। राइट एट्रियम रहेगा यहाँ पे, लेफ्ट एट्रियम रहेगा, राइट वेंट्रिकल रहेगा, यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल रहता है। अब इन दोनों के बीच में शंट रहता है, दैट इज कॉल्ड फोरामेन ओवल। क्या बोलेंगे इसको? फोरामेन ओवल बोलते हैं।
और यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या रहेगा, फोरामेन ओवल। वेरी इजी, ठीक है। नेक्स्ट, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि किसी भी क्वेश्चन को पढ़ने से पहले अगर आपको उसकी थ्योरी पता है ना, तो फटाफट आप आंसर कर सकते हो, बिल्कुल देर नहीं लगेगी आपको। इसीलिए पहले थ्योरी कंसेप्ट आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम प्लेसेंटा रिटर्न टू द फीटस वाया द इंफीरियर वेना केवा, अम्लाइकल वेन, डक्टस आर्टरियोसिस, सुपीरियर वेना केवा। पूछा ये गया है कि अम्लाइकल वेन तो लेकर गई ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब वापस से क्योंकि इम्प्योर हुआ ब्लड जो है वो भी तो वापस प्लेसेंटा के अंदर आता है, तभी तो वापस प्योर होगा, ठीक है। तो ये वापस लाने का काम कौन करता है, ये पूछा गया है। तो आप सभी आंसर करिए, क्या राइट आंसर यहां पे रहेगा। चलिए फटाफट आंसर करिए। फटाफट आंसर करिए, क्या राइट आंसर रहेगा। चलिए, तो देखिए यहां पे पूछा गया है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम प्लेसेंटा रिटर्न टू द फीटस, यानी कि प्लेसेंटा फीटस से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से रिटर्न टू द फीटस वाया द इंफीरियर वेना केवा, अम्लाइकल वेन, डक्टस आर्टरियोसिस या सुपीरियर वेना केवा। क्या करेक्ट आंसर रहेगा, यहां पे पूछा गया है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम प्लेसेंटा रिटर्न टू द फीटस वाया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो यहाँ पे, सॉरी मैंने आपको गलत बोला, कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो प्लेसेंटा से फीटस की ओर कौन लेकर आता है, तो अभी हमने पढ़ा अम्लाइकल वेन, क्लियर है। और अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो रहता है वो फीटस से प्लेसेंटा की तरफ कौन लाता है, तो अम्लाइकल आर्टरी, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले एमसीक्यू की तरफ। यस, वेरी गुड। चलिए, विच अमंग द फॉलोइंग वेसल contain highest oxygen concentration in fetal circulation, umbilical vein, pulmonary artery, ductus venosus या ductus arteriosus। चलिए फटाफट आंसर करिए, क्या राइट आंसर रहेगा। क्लास को एक बारी शेयर जरूर करना ताकि और भी बच्चे जो है वो हमसे कनेक्टेड हो जाए और आपको ओबीजी के टॉपिक वाइज एमसीक्यू यहाँ पे पढ़ने का मौका मिल रहा है, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। चलिए, Which among the following vessel contain highest oxygen in fetal circulation, अभी मैंने बताया प्लेसेंटा है, ठीक है, प्लेसेंटा से निकलती है अम्लाइकल वेन। ये अम्लाइकल वेन जो रहती है लगभग 80% जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्लेसेंटा से लेकर जाती है, इसीलिए यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या होगा, अम्लाइकल वेन। वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न कौन लेके आता है, तो अम्लाइकल आर्टरी, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वेरी इजी क्वेश्चन, ए करेक्ट आंसर रहेगा। अब तो हमने पहले थ्योरी थोड़ी बहुत पढ़ ली है, तो आपको फटाफट आंसर आने चाहिए, ठीक है, ताकि एग्जाम में भी जब ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व करो तो विदाउट टाइम वेस्टिंग आप आंसर कर सकते हो, ठीक है। चलिए, इन फीटल ब्लड वेसल द ऑक्सीजन कंटेंट इज highest in the ductus venosus, ductus arteriosus, pulmonary artery and pulmonary vein. In fetal blood vessel the oxygen content is highest। चलिए आंसर करिएगा। तो अभी मैंने बताया अम्लाइकल वेन निकली कहां से, प्लेसेंटा से, वेरी इजी, ठीक है। इसका आंसर भी आप आसानी से कर सकते हो, वेरी गुड। ऑलमोस्ट आंसर जो आ रहे हैं यहाँ पे ए आंसर आ रहा है, बिल्कुल। डक्टस विनोसस पहला शंट ऑक्सीजनेटेड, उसके बाद ये डक्टस विनोसस से होके फिर ये गुजरता है कहां पे, हार्ट के अंदर जाता है, तो यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही रहता है। नेक्स्ट है, आफ्टर बर्थ ऑफ हेल्दी नियोनेट द डक्टस आर्टरियोसिस बिकम, बहुत अच्छा क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करिए, क्या राइट आंसर यहां पे रहेगा। चलिए आंसर करिए, व्हाट इज द करेक्ट वन। सारों के बारे में देखेंगे हम लोग एक एक करके। आफ्टर बर्थ, बर्थ के बाद में आपको पता है कि डक्टस आर्टरियोसिस जो रहता है वो फंक्शनली जो है वो एट द टाइम ऑफ बर्थ क्या होता है,
क्लोज हो जाना चाहिए। ठीक है, आर्टरियोसिस, डक्टस आर्टरियोसिस मतलब कहां पे, जहां पे फीटल सर्कुलेशन में पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के बीच में जो शंट बनता है उसको बोलते हैं डक्टस आर्टरियोसिस, मतलब उन दोनों के बीच में कनेक्शन होता है। नॉर्मल एडल्ट सर्कुलेशन में ऐसा नहीं होता है। क्लियर है? ऐसा क्यों होता है? बिकॉज लंग्स नॉन फंक्शनल रहते हैं, इसीलिए होता है। क्लियर है? तो ये जो है, ये शंट जो है वो जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ तुरंत ये क्लोज हो जाता है, मतलब ये नॉन फंक्शनल हो जाता है। ठीक है, तो ये अगर नहीं होता है किसी किसी बच्चे में, तो आपने एक डिजीज का नाम सुना होगा, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। ठीक है, जो कि कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है, ये आपको पता है, एसाइनोटिक हार्ट डिजीज है। क्लियर है? तो ये देखने को मिलता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि डक्टस आर्टरियोसिस क्लोज होके क्या बनता है, तो लिगामेंटम आर्टरियोसम डी करेक्ट आंसर रहेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट 8 बर्थ डक्टस विनोसस कोलैप्स एंड चेंज, लिगामेंटम टेरेस, लिगामेंटम विनोसम, फोरामेन ओवल या सेप्टम सेकुंडम। आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा? सारे के सारे जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ, फंक्शनली क्लोज हो जाते हैं और इनका नाम बदल जाता है। तो आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर यहां पे रहेगा? तो प्लेसेंटा सर्कुलेशन, प्लेसेंटल सर्कुलेशन बंद हो जाता है, इस वजह से ये सीज हो जाता है। तो सीज होके इसका नाम पड़ता है दूसरा, तो डक्टस विनोसस है तो लिगामेंटम विनोसम बनेगा, बी करेक्ट आंसर यहां पे बनेगा। आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे जीएमसी, उधमपुर, जेकेएसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोर्स टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, किरोशा एकेडमी का ऐप अभी डाउनलोड कर दीजिए। अभी तक अगर आपने अपनी पढ़ाई को शुरू नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपके पास बहुत अच्छा मौका है अपने होम टाउन के पास में जॉब पाने का। ठीक है, और ऑलमोस्ट इसमें जम्मू कश्मीर के बच्चे ही भरेंगे, तो आपके लिए और भी ज्यादा बेहतर ये अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है, अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। दूसरा, नॉर्सेट 10 की प्रिपरेशन कर रहे हो, एमसीक्यू क्रैश कोर्स प्लस टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, शानदार टेस्ट सीरीज, 25 टेस्ट बनाए गए हैं जो आपके लिए बहुत फायदे में रहने वाले हैं। तो जाइए और टेस्ट को सॉल्व कीजिए और उसकी एक्सप्लेनेशन को भी देखिए, ताकि आप और भी ज्यादा अपने सिलेक्शन के करीब हो जाएं। सेम इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं कोई भी क्वेरी के लिए। नेक्स्ट, आफ्टर बर्थ अम्बिलिकल वेन कोलैप्स एंड फॉर्म। अम्बिलिकल वेन जो रहती है वो भी तो कोलैप्स होती है, क्योंकि प्लेसेंटा खत्म, तो अम्बिलिकल वेन भी आप जो है वो बंद हो जाती है। तो चलिए आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा? चलिए, तो देखिए अभी हमने पढ़ा लिगामेंटम आर्टरियोसम, लिगामेंटम वेनोसम। यहां पे पूछा गया अम्बिलिकल वेन कोलैप्स होके क्या बनती है, तो लिगामेंटम टेरेस बनती है, याद रखिएगा, अम्बिलिकल वेन बिकम लिगामेंटम टेरेस। नेक्स्ट, ए नॉर्मल अम्बिलिकल कोड कंटेंट, वेरी इजी क्वेश्चन लेकिन बहुत अच्छा और कई बार एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आंसर करिए, क्या राइट आंसर रहेगा? एंड क्लास को एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना, ताकि और भी स्टूडेंट हमसे कनेक्ट हो जाए। जितना ज्यादा बच्चे हमसे कनेक्ट होंगे उतना हमारा मोटिवेशन भी बढ़ेगा और आपको भी हम लोग ज्यादा से ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। चलिए आंसर करिए, ए नॉर्मल अम्बिलिकल कोड कंटेंट, आपको पता है अम्बिलिकल कोड में वैसे तो 4 मंथ तक 2 आर्टरी 2 वेन रहती है, लेकिन एक चौथे महीने के बाद में 4 मंथ के बाद में जो रहेगी राइट अम्बिलिकल वेन डिसअपीयर हो जाती है। एग्जाम में एम्स में पूछा गया है, याद रखिएगा कौन सी वेन डिसअपीयर होती है, तो राइट अम्बिलिकल वेन। तो यहां पे हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? 2 आर्टरी एंड 1 वेन, 2 आर्टरी एंड 1 वेन, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द नॉर्मल लेंथ ऑफ अम्बिलिकल कोड इज बिटवीन, अम्बिलिकल कोड की लेंथ कितनी होती है ये पूछा गया है, आप आंसर करेंगे, क्या राइट आंसर रहेगा? यस, आंसर करिए, व्हाट इज द करेक्ट वन? नॉर्मल लेंथ क्या होती है? अम्बिलिकल कोड की जो लेंथ होती है, देखिए ज्यादा अगर कोड लंबी है तो भी दिक्कत करेगा, कोड प्रोलैप्स हो सकता है। ठीक है, बच्चे के जो गर्दन रहती है उसमें लिपट सकती है। शॉर्ट कोड हो तो बच्चे को प्लेसेंटा प्रीविया, एब्रप्शियो प्लेसेंटा जैसे कंडीशन देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए अप्रोक्स इसकी जो साइज होती है, वैसे तो अप्रोक्स एवरेज 50 सेंटीमीटर होती है, लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करें नॉर्मल लेंथ की तो 30 से 100 सेंटीमीटर तक इसकी लेंथ हो सकती है अम्बिलिकल कोड की। नेक्स्ट, द connecting link between the fetus and the placenta through which the fetal blood flow to and
फ्रॉम द प्लेसेंटा इज कॉल्ड फ्यूनिस फोरामेनोवा, डक्टस आर्टरियोसिस या डक्टस विनोसिस। आंसर करिएगा, क्या करेक्ट आंसर रहेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए आंसर करिएगा। सिंपली पूछा गया है, कनेक्शन है फीटस और प्लेसेंटा के बीच में, जो कि फीटल ब्लड फ्लो एंड फ्रॉम द प्लेसेंटा इज कॉल्ड, यानी कि बच्चे और फीटस और प्लेसेंटा के बीच में जो कनेक्शन है उसको क्या बोलते हैं? अम्लाइकल कोड, और अम्लाइकल कोड का ही दूसरा नाम होता है फ्यूनिस। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा? फ्यूनिस इज द करेक्ट आंसर, ए करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है वाटन जेली इज फाउंड इन द स्टोमक, लंग, अम्लाइकल कोड या हार्ट। आंसर करिएगा, वाटन जेली आपने नाम बहुत बार सुना होगा, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, आंसर करिएगा। वाटन जेली, चलिए आंसर करिएगा। वाटन जेली जो है वो क्या होती है? तो देख लीजिए यहाँ पे, वाटन जेली जो रहती है वो कोड के ऊपर रहती है, अम्लाइकल कोड जो होती है उसके ऊपर कवर अप होती है, जिलेटिनियस सब्सटेंस होता है, कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ होता है, और इसके अंदर म्यूकोपॉलीसेकेराइड कंटेंट होता है। क्या होता है? म्यूकोपॉलीसेकेराइड, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वाटन जेली में म्यूकोपॉलीसेकेराइड कंटेंट जो होता है वो पाया जाता है, जो इसको प्रेशर से बचाता है, और फीटल जब मूव करता है तब उसके सर्कुलेशन में कोई दिक्कत ना हो, इस बात का ध्यान रखना। और इसमें किसी भी तरह की कोई नर्व एंडिंग नहीं होती है। क्लियर है? ये चीज भी याद रखना। तो ये कहां पर होती है? तो अम्लाइकल कोड के ऊपर लेयर होती है वाटन जेली। नेक्स्ट, द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीटल अम्लाइकल कोड एक्सेप्ट। अम्लाइकल कोड है सेंसरी नर्व एंडिंग, B. Umbilical cord contain two artery, one vein. Next, umbilical cord is enclosed and protected by a Wharton jelly. D. Umbilical cord transport oxygen and nutrient to developing fetus. Except है, following the are the characteristics of fetal umbilical cord except. आंसर करिए फटाफट से, चलिए। यस, अब यहां पे एक क्वेश्चन आता है कि क्या आपने कभी सोचा है कि जब बच्चे बच्चे का जो डिलीवरी हो जाती है, बच्चा बाहर आ जाता है, उसके बाद में कोड को कट करते हैं, लेकिन पेन नहीं होता है किसी भी तरह का, ना बच्चे को ना मदर को। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पेन कब होगा? जब किसी चीज में नर्व है, नर्व होगी तो आपके ब्रेन तक इंफॉर्मेशन जाएगी और पेन होगा। लेकिन यहाँ पे अम्लाइकल कोड के अंदर किसी भी तरह की कोई नर्व एंडिंग नहीं होती है। ठीक है, यानी कि अम्लाइकल कोड जो रहती है उसमें दो आर्टरी, एक वेन होती है, कवरेज होता है वाटन जेली से कनेक्टिव टिश्यू का एक रूप होता है म्यूकोपैलिस पॉलीसेकेराइड, जिससे कवर अप होता है, कंप्रेशन से बचाता है। लेकिन इसमें किसी भी तरह का कोई सेंसरी काम ये नहीं करती है, यानी कि नर्व इसमें नहीं होती, इसीलिए जब कट करते हैं तो किसी भी तरह का कोई पेन नहीं होता, पेनलेस होता है। क्लियर है? तो ये चीज याद रखिएगा। तो अम्लाइकल कोड हैज नर्व एंडिंग गलत बात है, बाकी की सारी चीजें सही बोली गई है, तो यहाँ पे ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, द फोल्ड ऑफ बोबोकेन आर फाउंड इन एमनियन, प्लेसेंटा, यूट्रस या अम्लाइकल कोड। आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा? यहाँ पे लिख भी दिया है आंसर, बट कोई बात नहीं, आप आंसर करिए फिर भी। चलिए आंसर करिएगा। तो देखिए, ये बोबोकॉन फोल्ड जो रहते हैं वो अम्लाइकल कोड के ऊपर बने हुए होते हैं। ये फोल्ड, ये ओवर स्ट्रेचिंग अगर हो जाती है तो ओवर स्ट्रेचिंग से इसको बचाते हैं, और ये ओनली एंड ओनली अम्लाइकल कोड पे ही प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, ये बोबोकॉन फाउंड जो रहते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डी आंसर यहाँ पे रहेगा आपका अम्लाइकल कोड। नेक्स्ट है अम्लाइकल कोड कंटेंट अम्लाइकस, डिस्कस, प्रोलीजेरस, प्लेसेंटा या एलेंटोइक आर्टरी एंड वेन। आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा?
चलिए आंसर करिएगा। तो देखिए ये अम्बिलिकल कोड जो होता है ये बनता कैसे है, यानी कि ये फॉर्म जब होता है तो ये एलेंटोइक और स्टॉक से फॉर्म होता है। ठीक है, इसीलिए ये एलेंटोइक स्टॉक का एक तरह का डेरिवेटिव होता है ये अम्बिलिकल कोड जो होता है वो। ठीक है, तो इसमें आर्टरी और वेन होता है, तो डी करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्टॉक और एलेंटोइक, स्टॉक भी याद रखना, STALK। ठीक है, नेक्स्ट, the presence of abnormal blood vessel in the cord suggests the baby is likely to have a palsy, erythroblastophetalis, congenital defect या respiratory distress syndrome। आरए के एंट्रेंस में पूछा गया क्वेश्चन है कि द प्रेजेंस ऑफ एबनॉर्मल ब्लड वेसल इन द कोड, बच्चे की जो कोड है उसमें एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, तो वो क्या कहलाता है, ऐसा पूछा गया है। आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा। चलिए सभी आंसर करिएगा। चलिए, तो नॉर्मली आपको पता है कि 2 आर्टरी और 1 वेन होता है कॉर्ड में, लेकिन अगर मोस्टली ऐसा देखा जाता है कि एबनॉर्मलिटी में सिंगल आर्टरी प्रेजेंट रहती है। अगर ऐसा किसी बच्चे में होता है तो हो सकता है उसमें रीनल डिफेक्ट हो, कोई हार्ट डिफेक्ट हो, एक्सक्यूज, ऐसी चीजें आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग कि एबनॉर्मल ब्लड वेसल अगर होता है तो वो कंजेनेटल डिफेक्ट उसको हम बोलते हैं, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, रीनल डिफेक्ट या फिर हार्ट में कोई प्रॉब्लम, ये सारी चीजें होती है और मोस्ट ऑफ सिंगल आर्टरी वाला ही देखने को मिलता है। बाकी आपको पता है कि 2 आर्टरी और 1 वेन होनी चाहिए नॉर्मल अम्बिलिकल के अंदर। बाकी अर्ब्स पाल्सी यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है ना, उसके बाद में C5 एंड C6 के अंदर अगर कोई इंजरी होती है तब अब पाल्सी देखने को मिलता है। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस भी नहीं होगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के भी कोई सिम्टम यहां पर नहीं है। नेक्स्ट, द मैकेनिज्म इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द प्लेसेंटा आर सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसफर या फिर A, B एंड C। चलिए आंसर करेंगे। आरए के एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, अगेन आंसर कीजिए, क्या राइट आंसर रहेगा यहां पे। चलिए सभी आंसर करिएगा। तो देखिए यहाँ पे जो मैकेनिज्म जो चलती है, जो कि प्लेसेंटा इन द ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस जो है वो प्लेसेंटा के थ्रू ट्रांसफर जो होते हैं न्यूट्रिएंट वगैरह। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि एक एक्सोसाइटोसिस और इंडोसाइटोसिस दोनों चीजें यहां पर होती है। क्या होता है, एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटो। इसमें क्या होता है देख लीजिए, सिंपल डिफ्यूजन वगैरह होता है, यानी कि ऑक्सीजन का ट्रांसफर होता है, यहाँ पे आदान प्रदान होता है, गैसेस का आदान प्रदान होता है जो सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा होता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन यानी कि ग्लूकोज का जो ट्रांसफर होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको भी पता है कि ग्लूकोज का ट्रांसफर जो होता है, ठीक है सॉरी, ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का जो ट्रांसफर होता है वो फैसिलिटेटेड जो डिफ्यूजन होता है उसके द्वारा ये न्यूट्रिशन जो है वो ट्रांसफर यहाँ पे होता है। और बाकी रहा आपके एक्टिव ट्रांसपोर्ट में अमाइनो एसिड्स वगैरह होते हैं, अमीनो एसिड्स ये भी ट्रांसफर होते हैं। तो यहाँ पे तीनों मैकेनिज्म्स चलती है, यानी कि ABC करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा कि मैकेनिज्म किस तरीके से चलती है। तो तीनों चीजें होती है यहाँ पे। ठीक है, याद रखना, सिंपल, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट तीनों यहां पर होते हैं। नेक्स्ट, द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, बैरियर फंक्शन या इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन। एक्सेप्ट पूछा गया है, कौन सा नहीं होगा, तो आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा यहां पे। सभी आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा। वेरी इजी क्वेश्चन,
तो देख लीजिए यहाँ पे प्लेसेंटा का फंक्शन कौन सा नहीं है एक्सेप्ट पूछा गया है। तो देखिए प्लेसेंटा का एंडोक्राइन फंक्शन है, कैसे? क्योंकि प्लेसेंटा एचसीजी, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन इन तीनों का सिक्रीशन करती है, हार्मोन का प्रोडक्शन करती है। इसका मतलब ये एंडोक्राइन फंक्शन है। बैरियर फंक्शन भी करती है, किसी भी तरह का कोई ऐसी चीज वायरस बैक्टीरिया वगैरह बच्चे तक ना पहुंचे तो इसको रोकने का काम भी करती है। इम्यूनोलॉजिकल आईजीजी, आपको पता है इम्यूनोग्लोबुलिन ट्रांसफर होता है मदर टू बेबी, ठीक है, तो यह चीज भी करती है वो। लेकिन एक्सोक्राइन यानी कि जूसेस वगैरह सिक्रीशन नहीं करती है। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर रहेगा, बिकॉज एक्सेप्ट पूछा गया था। यस, 200 प्लस ओल्ड पेपर अवेलेबल है किरोशा एकेडमी की ऐप पे, नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रीवियस ईयर के पेपर, तो आप जरूर जाइए। 1 साल की वैलिडिटी है और एक्सप्लेनेशन के साथ में मिल रहे हैं, तो यह आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। प्लस नॉर्सेट 11 की प्रिपरेशन करना चाहते हो अभी भी आराम से कर सकते हो। किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए 4 से 5 महीने लगते हैं, तो अभी से लग जाइए। अगर आपका टारगेट नॉर्सेट 11 है तो हमारे साथ जुड़िए और हमें इस नंबर पे आप हमें रजिस्टर्ड कर सकते हैं। 1 अप्रैल से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है ऑनलाइन लाइव फ्रॉम क्लासरूम। प्लस मॉसबी के आपको रिकॉर्डेड एमसीक्यू पढ़ने हैं तो वो भी अवेलेबल है रैपिड रिवीजन के लिए। उसके लिए भी आपको सेम इसी नंबर पे हमें कांटेक्ट करना है, तो आपको जो है वो सारी इंफॉर्मेशन यहां से मिल जाएगी, ठीक है ना। सो थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन एंड इसी तरह से हमारे साथ में बने रहिए। रोज आपके लिए एमसीक्यू यहाँ पे लेकर आते रहेंगे। जो ओबीजी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है वो यहाँ पे पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। और हाँ, जिसने भी अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है जेकेएसएसबी जीएमसी उधमपुर के लिए, अभी कर दीजिए, क्योंकि सक्सेस किसी का वेट नहीं करता है। आपको सिलेक्शन लेना है तो आज से ही तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच।